हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक जो पढ़ रहे थे हमने शुरू किया था। उस टॉपिक का नाम था कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के विभिन्न जो प्रकार हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका के आवश्यक गुण हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका की चुनने की विधियां हम लोग पढ़ चुके हैं और कार्यपालिका के कार्यों को भी हम पूर्ण तरह से जान चुके हैं। उसी कार्यपालिका को आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कार्यपालिका के आवश्यक गुण। तो वो कौन कौन से गुण हैं जिसकी वजह से कार्यपालिका और भी अधिक बेहतर बन सकती है, या जिसके कार्यों को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि उसके गुण जो है हमें स्पष्ट रूप से नजर आनी चाहिए। तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उनको हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। गुणों की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से उसको 6 भागों में विभाजित करते हैं। उसमें से पहला है कर्तव्य निष्ठता। कर्तव्य निष्ठता। दूसरा है कार्यपूर्णता। नंबर 3 है निर्णयों में शीघ्रता। नंबर 4 है सच्चाई और ईमानदारी। नंबर 5 है निष्पक्षता और नंबर 6 है गोपनीयता। इन 6 बिंदुओं के द्वारा हमें ये जानना है कि किस प्रकार से कार्यपालिका अपने आप को बेहतर साबित कर सकती है। यूं तो सरकार के सभी अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संतुलन बना हुआ है और तीनों के कार्य विभाजन जो किया गया है वो पूर्ण निष्पक्षता से करने के बाद ही वो अपनी पूर्ण संतुष्टि पाती है। हमारी सरकार के जो तीनों अंग हैं वो हमारे संरक्षक के रूप में मौजूद है और इसीलिए उनका पहला आवश्यक गुण आता है कर्तव्य निष्ठता के रूप में। तो कार्यपालिका को हम पढ़ चुके हैं कि उसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का कार्यान्वित होना ही कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। कि जो कानून कार्यपालिका ने बनाए हैं पूर्ण रूप से वाद विवाद के बाद बहुत सारी सूचनाओं को, बहुत सारी समस्याओं को और बहुत सारी भविष्य की समस्याओं को लेकर पर्याप्त वाद विवाद के बाद लोकसभा और राज्यसभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद जिस कानून को लेकर आई है उस कानूनों का निष्पादन भी पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ होना चाहिए। कि यदि कानून बेहतर बने हैं लेकिन उसका निष्पादन सही ढंग से नहीं हुआ, प्रेजेंटेशन सही ढंग से नहीं हुआ, तो जनता में आक्रोश या असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कर्तव्य निष्ठता कार्यपालिका का प्रमुख गुण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि कानूनों की व्याख्या सही ढंग से हो। जिस रूप में व्यवस्थापिका ने बनाए हैं कानून, उसको उसी रूप में उसकी व्याख्या जनता तक पहुंचनी चाहिए। इम्प्लीकेशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और जो व्यक्ति इस कानूनी निष्ठा के रूप में या कर्तव्य परायणता के रूप में यदि उल्लंघनकारी है, किसी भी रूप में कानूनों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है, अपराधी है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जो दंड की व्यवस्था की गई है उस दंड को भी उन्हें पर्याप्त रूप से देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दंड का जो भागी हो वो आराम से खुला घूम रहा हो और अपने कार्यों को बेवजह अंजाम दे रहा हो, और एक निर्दोष व्यक्ति किसी भी कानूनों के चक्कर में आकर, जिसे कानून की ज्ञान ही नहीं, जिसे कानूनों का ज्ञान है ही नहीं, वो इनोसेंट है, उसे राजनीति का ज्ञान है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा निर्दोष व्यक्ति यदि दंड का भागी बनता है तो वो कहीं ना कहीं कार्यपालिका की निष्ठा पर प्रश्न उठ जाता है। तो ऐसे समय में कार्यपालिका का पूर्ण कर्तव्य बनता है कि वह अपने प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा के साथ अपनाए और जब भी कभी कोई भी कार्य करे उसका महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए
कि वो सार्वजनिक हित के रूप में इस कार्य को संपादित करे, कि जो भी कार्य है कार्यपालिका के वो पूर्ण रूप से सार्वजनिक हित के साथ ही पूर्ण होने चाहिए। तो उसको हम देख सकते हैं कि क्या कहती है हमारे जो राइटर्स हैं वो इसके बारे में क्या समझाते हैं कि कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन हेतु कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों को अधिक व्यापक होने के बावजूद भी अपने दायित्वों के प्रति वह सदैव जागरूक होनी चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से भी उसे समस्त कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। कि जब जब कानूनों में या जब सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है, आघात पहुंचता है, तो कार्यपालिका पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर्तव्य निष्ठता होता है। दूसरा पॉइंट है कार्य निपुणता, कि कार्यपालिका कर्तव्य निष्ठ होने के साथ साथ अपने कार्यों में निपुण होने चाहिए। उसे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों में उसे अपने ऊपर से लेकर जो नीचे तक पद सोपान है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जितनी भी अधिकारियों की नियुक्तियां हैं, जिनका जाल बिछा रखा है ऊपर से नीचे तक लेकर, उन सब की नियुक्ति में पूरा ध्यान देकर, जागरूक रहकर, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर वो नियुक्तियां करनी चाहिए, ताकि जनता को उसका पूरा लाभ मिले। यदि ये नियुक्तियां कहीं ढीले ढाले लच्चर व्यवस्था से अपनाई गई हो, तो क्या होगा कि जो भी अधिकारी या कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, हो सकता है कि वो उतने दक्ष और कार्य निपुण ना हो जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। तो दक्ष और कार्य निपुण कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति ही होनी चाहिए, और प्रशासनिक रवैया ढीला ढाला या लच्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति जो नियुक्ति पा चुका है और नियुक्ति के बाद कानूनों की लगातार अवहेलना कर रहा है, या फिर अपनी जो शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग कर रहा है, या फिर एक ऐसी व्यवस्था उसने अपनी उपव्यवस्था उत्पन्न कर ली है जिससे उसका निजी लाभ हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पद मुक्त करने में कार्यपालिका को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तभी कार्यपालिका पूर्ण रूप से कार्य निपुण कहलाएगी। तो कार्यपालिका को अपने कार्यों के संपादन में ढीला ढाला और लच्चर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इन प्रवृत्तियों से कार्यों में अनावश्यक देरी होती है, जिसका बुरा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता है, और जनता कभी नहीं चाहती कि उनकी कार्यपालिका में जो सदस्य हैं जिन पर वो विश्वास करती है, वो अपनी किसी भी अक्षमता के कारण अपना विश्वास खो दें। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगला आवश्यक गुण है निर्णयों में शीघ्रता। हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, और अधिक जनसंख्या होने की वजह से कार्यपालिका के ऊपर जो कार्यभार है वो भी बहुत अधिक हो चुका है, और इसी अधिक कार्यभार के कारण कई बार ऐसा होता है कि वो जो निर्णय देने होते हैं उन्हें शीघ्रता से उनका रिजल्ट नहीं निकाल पाती, शीघ्रता से निर्णय नहीं दे पाती, और उन निर्णयों में अनावश्यक देरी लग जाती है। और अनावश्यक देरी होने का जो बुरा प्रभाव है वो जनता को ही भुगतना पड़ता है। मेरा तात्पर्य हमारे न्यायालय में पड़े हुए जितने भी मुकदमे हैं उनसे है, कि जो मुकदमे लंबे समय तक से चले आ रहे हैं और उन पर वर्तमान में भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में जब उसका महत्व समाप्त हो जाए तो फिर निर्णय आने का क्या अर्थ रह जाता है। तो निर्णय में शीघ्रता होनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से शीघ्र हो,
और यदि सत्र की हम बात करते हैं कि जैसा हमारा शैक्षणिक सत्र होता है, बजट का सत्र होता है, व्यवस्थापिका सत्र के अनुसार कार्य करती है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन फिक्स है और इस टाइम ड्यूरेशन में ही समस्त व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करना होता है। तो कार्यपालिका यदि अपने इन कार्यों को सत्र के अनुसार यानी समय अवधि में पूर्ण करने में कहीं असफल रहती है तो वो उसका आवश्यक गुण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जनता चाहती है कि जहां तक हो निर्णयों में शीघ्रता होनी चाहिए ताकि उसका महत्व बना रहे। अपने निर्णयों में शीघ्रता के साथ कार्यान्वित करना कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। यदि कार्यपालिका अपने कार्यों में या अपने स्वार्थ या निजी हित को शामिल करती है और अनावश्यक देरी करती है तो उसका बुरा प्रभाव जनता पर अवश्य पड़ता है। अगला पॉइंट है सच्चाई और ईमानदारी। कि सच्चाई और ईमानदारी का अर्थ ये है कि हम लगातार बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक शांति प्रिय प्राणी है, मनुष्य अपने जीवन में कठिनाइयों को पाना नहीं चाहता, वो जीवन में सामान्य जीवन जीकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। तो एक सामान्य सोच है। उस सामान्य सोच में यदि सच्चाई और ईमानदारी शामिल है, यदि ये सोच सभी भारतीयों की बन जाए तो भारत का स्थान विश्व में और भी ऊंचा हो सकता है। तो इसके लिए कार्यपालिका को भी अपने अंदर पूर्ण रूप से सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना होगा, अपने जीवन में इन चीजों को प्रतिष्ठित करना होगा। और भ्रष्टाचार जैसे जो लगातार हम देख रहे हैं कि किस रूप में भ्रष्टाचार वर्तमान में शिष्टाचार की श्रेणी में आ गया है और अनावश्यक रूप से लोग ये कहने लगे हैं कि काम करवाना है तो पैसे तो लगेंगे, तो पैसा तो देना ही होगा। तो ये भ्रष्टाचार जो हमारी जड़ों में बस रच चुका है वो गलत है। उसे पूर्ण रूप से सच्चाई और ईमानदारी से जो कार्य करते हैं उन लोगों को आगे लेके आना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो पद पाने के बाद, शक्तियों को पाने के बाद कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और अपना जो कार्य है उन कार्यों में पूरी निपुणता दिखाने में असक्षम रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में सच्चाई और ईमानदारी का पूरा व्यवहार जो है उनका परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे लोगों से कार्यपालिका को बचना चाहिए। जहां तक हो उन्हें नियुक्ति के समय ही कुछ इस प्रकार के सवाल करने चाहिए अधिकारियों को चुनने से पूर्व, जब साक्षात्कार होता है, कि ईमानदारी और सच्चाई उनके जीवन का मुख्य आधार बने। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कार्यपालिका के अधिकारी अपने लाभ के लिए या अपने कार्यभार को कम करने के लिए जनता में कुछ भ्रम उत्पन्न कर देते हैं और वो भ्रम की स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही हानिकारक होता है। तो जब जब कार्यपालिका ने सच्चाई और ईमानदारी को निम्न स्तर पर रखा है तो कार्यपालिका की पूरी छवि बिगड़ने में देर नहीं लगती। अतः कार्यपालिका को सदैव सच्चाई ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना होगा। अगला है निष्पक्षता। निष्पक्षता का अर्थ यह है कि जब कभी भी कोई ऐसा कार्य कार्यपालिका के अधिकारियों के समक्ष आ जाता है जिसमें उनके परिचित शामिल हैं। कभी ऐसा होता है कि परिचित सामने होते हैं और परिचितों की वजह से या फिर किसी वर्ग विशेष को उन्हें फायदा पहुंचाना होता है। इससे क्या होता है, आम जनता प्रभावित होती है और उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बुरे प्रभाव को रोकने के लिए कार्यपालिका को हमेशा से निष्पक्ष होना चाहिए
ताकि किसी वर्ग विशेष, किसी वर्ण विशेष या किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को ही उसका लाभ नहीं मिले। इसमें राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, तो लाभ मिले तो प्रत्येक भारतीय को मिले, किसी वर्ण या जाति या वर्ग विशेष के या क्षेत्र विशेष के लोगों का उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। कि कार्यपालिका को अपनी पूर्ण सजगता, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे प्रत्येक वर्ग, वर्ण, संप्रदाय के व्यक्तियों में एक कानून के प्रति या कार्यपालिका के प्रति उनमें विश्वास पैदा हो और कार्यपालिका यदि पक्षपातपूर्ण यदि व्यवहार करती है तो जनता की दृष्टि उनके ऊपर बुरा प्रभाव छोड़ती है और जनता में असंतोष का विस्फोट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये विस्फोट ना हो, असमानताओं का विस्फोट नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष पूर्ण रूप से होनी चाहिए, तभी प्रत्येक जो भारतीय है वो कार्यपालिका के कार्यों की सराहना करेगा और कार्यपालिका को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना है, इस बात का ध्यान देना होगा। अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और वो है गोपनीयता। गोपनीयता का अर्थ होता है कि जो भी कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी चलती है और इस लंबी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना भी मौजूद होती है। तो इस सामूहिक उत्तरदायित्व की कार्यवाहियों को पूर्ण करने हेतु कार्यपालिका को अपने प्रत्येक कार्य को गोपनीय रखना होता है। कब तक? जब तक वो पूर्ण रूप से कार्य रूप में आने लायक न हो जाए, क्योंकि जब तक कानून या कोई भी प्रशासनिक कार्य गोपनीयता से अपने कार्यों से समय से पूर्व ही उजागर हो जाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव जनता पर अवश्य पड़ता है। जैसा हम लोगों ने देखा कि कुछ वर्षों पहले ही वो नोटबंदी प्रारंभ हुई और नोटबंदी के समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर अचानक से एक अनाउंसमेंट कर दिया और उस अनाउंसमेंट के बाद से पुराने नोटों की समाप्ति हो गई और नए नोट हमारे जीवन में आ गए। तो क्या आपको लगता है कि एक ही दिन का डिसीजन है ये? एक ही समय में, एक ही दिन में उन्होंने रातों रात अभी के अभी डिसीजन लिया और अभी की अभी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग हो गई और उस ब्रॉडकास्टिंग में दूरदर्शन के माध्यम से सभी जगह इस चीज की खबर हो गई। तो क्या ये संभव है? नहीं। उसकी प्लानिंग बहुत समय पहले से चल रही थी, लेकिन वो सब लोगों के लिए गोपनीय थी, क्योंकि समय से पहले यदि वो उजागर हो जाती थी तो जिन लोगों के वजह से उस काले धन को जो रोका जा रहा था, उस काले धन को बाहर निकालने की प्रक्रिया शायद संभव नहीं हो पाती। इसलिए कार्यपालिका को अपने कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से गोपनीय होना उसकी मुख्य आवश्यकता बन जाता है। समय से पूर्व आने पर क्या होता है, जैसे हम सब्जियों की बात करते हैं, हम फलों की बात करते हैं, तो यदि सब्जियां और फल भी समय से पूर्व ही यदि तोड़ लिए जाते हैं तो हम जानते हैं कि वो उतनी गुणवत्ता वाले नहीं होते और उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तो ऐसी कमियां न हो, इसीलिए कार्यपालिका को अपने कार्यों को पूर्ण सोच विचारने के बाद ही उसको प्रकट करना है और समय से पूर्व उसकी जानकारी नहीं देना है। अतः इन 6 पॉइंटों के माध्यम से हमने कार्यपालिका के आवश्यक गुणों को पढ़ लिया है और ये आवश्यक गुण हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आपने अवश्य याद करना है।